रुद्रम को याद कैसे अभी थोड़ी देर पहले आर्या उससे दूर जाने की बात कर रही थी क्योंकि रुद्रम को उसके फीलिंग से कोई मतलब नहीं है। रुद्रम को उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आर्या क्या चाहती है, क्या वो उसके इंटीमेट होना चाहती भी है कि नहीं। रुद्रम को बस अपनी मर्जी चलाना आता था। रुद्रम को अब समझ आ गया था कि वो चाहे जिंदगी हो या फिजिकल इंटीमेसी या पति पत्नी का रिश्ता, उसे निभाने के लिए और करने के लिए दोनों की रजामंदी जरूरी होती है। और रुद्रम चाहता था कि अब आगे वो जो कुछ भी करे उसमें आर्या की भी मर्जी शामिल हो, क्योंकि अब रुद्रम को आर्या को किसी भी हाल में अपने आप से दूर नहीं जाने देना था, चाहे उसके लिए उसे दुनिया का सबसे अच्छा हस्बैंड ही क्यों ना बनना पड़े। आर्या अचानक से रुद्रम के इस तरह रुक जाने से अपने माधोसी भरी दुनिया से बाहर आई और रुद्रम को देखने लगी तो उसने देखा कि रुद्रम उसे ही देख रहा था। आर्या रुद्रम के फेस पर हाथ रखते हुए बोली, आप ठीक तो है। आर्या का स्पर्श पाकर और उसकी आवाज सुनकर रुद्रम अपने होश में वापस आया और आर्या की तरफ देखते हुए बोला, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। फिर रुद्रम आगे बोला, वाइफी हमम। आर्या उसके कंधों पर अपना हाथ लपेटते हुए मुस्कुरा कर बोली, क्या मैं इसके आगे बढ़ूं? देखो अगर तुम नहीं चाहोगी तो मैं नहीं बढ़ूंगा, ये सब तुम पर डिपेंड करता है, रुद्रम सीरियस चेहरे के साथ बोला। रुद्रम के मुंह से ये सुन आर्या के चेहरे पे एक स्माइल आ गई और वो आगे बढ़कर रुद्रम के होठों को चूमते हुए बोली, इसमें पूछने वाली क्या बात है, मैं पूरे मन और तन से सिर्फ आपकी हूँ, आप जो चाहे जब चाहे मेरे साथ वो कर सकते हैं। बस आर्या का इतना कहना था कि रुद्रम आर्या के होठों पर टूट पड़ा और उसे चूमने लगा। आर्या भी रुद्रम का किस में पूरा साथ दे रही थी। ऐसे ही दोनों एक दूसरे ही दुनिया में खो गए। वहीं दूसरी तरफ दक्ष और आरोही के रूम का माहौल बहुत ही गर्म था। पूरे कमरे में सिर्फ आरोही की आवाज गूंज रही थी। दक्ष बहुत ही पैशनेट होकर आरोही की गर्दन को चूम रहा था और साथ ही साथ वो धीरे धीरे बाइट भी कर रहा था, जिससे आरोही के मुंह से न चाहते हुए भी सिसकियां निकल रही थी। आरोही की कहराने की आवाज सुनकर दक्ष एक्साइटेड हो गया और उसने एक्साइटमेंट में कुछ ज्यादा ही जोर से आरोही को बाइट कर लिया। दक्ष के ऐसे करने से आरोही की मुंह से एक चीख निकल गई, साथ ही उसके आंख में आंसू भी आ गए क्योंकि दक्ष ने उसे एक लव बाइट दिया था। आरोही की चीख सुनकर दक्ष रुक गया। उसने अपना सिर उठाकर आरोही की तरफ देखा जो उसे ही अपने आंसू भरी आंखों से घूर रही थी। आरोही को इस तरह देखकर दक्ष उसके होठों पर छोटी सी किस करते हुए बोला, क्या हुआ वाइफी, क्या मैंने तुम्हें ज्यादा जोर से काट लिया? ये कहते समय दक्ष के चेहरे के एक कातिलाना मुस्कान थी। दक्ष के इस तरह कहने से आरोही चिढ़ गई और चिढ़ते हुए बोली, हबी मैंने आपको कितनी बार कहा है आप मुझे काटा मत करो। फिर दक्ष ने जहां काटा था वहां दिखाते हुए बोली, देखो अपने कितनी जोर से कटा है, पूरा लाल हो गया है और मुझे कितना दर्द भी हो रहा है। ये सब बोलते समय आरोही बहुत क्यूट और मासूम लग रही थी। आरोही को इस तरह देखकर दक्ष का उसे बहुत प्यार करने का मन कर रहा था, पर वो अभी ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि आरोही को अभी चोट लगी हुई थी। वैसे भी ये सही समय नहीं था ये सब करने का। फिर दक्ष आरोही के लव बाइट को लिक करते हुए अपनी सेडिक्टिव आवाज में बोला, वाइफी क्या अभी भी तुम्हें दर्द हो रहा है? वही दक्ष के इस तरह करने से आरोही के पूरे शरीर में सिहरन पैदा हो गई और उसके गाल लाल हो गए। अब आरोही को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। दक्ष ने तो उसकी बोलती ही बंद कर दी थी। आरोही को चुप देखकर दक्ष ने एक नजर लव बाइट की तरफ देखा। उसे आरोही के शरीर पर लव बाइट देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। फिर वो आरोही के लव बाइट को अपने अंगूठों से सहलाते हुए बोला, वाइफी मैंने तुम्हें काटा नहीं है, ये मेरा प्यार है तुम्हारे लिए और इसे लव बाइट कहते हैं। ये मेरे प्यार की निशानी है। दक्ष की बात सुनकर आरोही चिढ़ते हुए बोली, वो सब मुझे नहीं पता, पर आप मुझे नहीं काट सकते। मुझे आपका ऐसा प्यार नहीं चाहिए जिससे मुझे दर्द होता हो। पर ये सुनकर दक्ष ने आरोही को घूरा और फिर से उसी जगह करते हुए बोला, पर मैं तो तुम्हें लव बाइट दूंगा, तुम क्या कर लोगी? ये सुनकर आरोही ने मुंह फुला लिया क्योंकि उसे भी पता था कि दक्ष उसे लव बाइट देना चाहता था, तो वो उसे नहीं रोक सकती थी। पहली बात तो वो दक्ष की ताकत के सामने कुछ भी नहीं थी और दूसरी बात कि वो कभी भी दक्ष को कोई चीज के लिए माना नहीं कर सकती है। भले ही वो ये सब बोलती थी कि उसे ये अच्छा नहीं लग रहा था, पर उसे दक्ष की दी हुए हर चीज पसंद थी, ये दर्द भी। और ये दक्ष का प्यार था तो वो उसे कैसे मना कर सकती थी। बस उसे दक्ष को परेशान करने में बहुत मजा आता था, क्योंकि दक्ष बहुत ही कम बोलता था। अगर वो उससे बहस नहीं करेगी तो दक्ष उससे बात ही नहीं करेगा। इसलिए वो हमेशा दक्ष के साथ बहस करती रहती थी और दक्ष को तंग करती थी और दक्ष को भी ये सब अच्छा लगता था। दक्ष आरोही के गाल खींचते हुए बोला, वैसे भी ये दर्द तो कुछ भी नहीं है, तब क्या होगा जब मैं असल में प्यार करूंगा? तब तुम मुझे कैसे हैंडल करोगी?
ये सुनकर आरोही की गाल शर्म से लाल हो गई और वो आरोही की चेस पर मारते हुए बोली, हबी आप कितने बेशर्म हो, कैसी बातें कर रहे हो, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। अपने लिए बेशर्म सुनकर दाल बोला, अच्छा मैं तुम्हें बेशर्म लगता हूँ। ये बोलकर दक्ष आरोही के ऊपर से उठ गया। दक्ष को इस तरह उठता देख आरोही कंफ्यूज हो गए, उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि दक्ष करना क्या चाहता है। तभी आरोही ने देखा कि दक्ष अपने शर्ट के बटन खोल रहा है। ये देखकर आरोही की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसे समझ आ गया था कि दक्ष के कहने का क्या मतलब था। आरोही को अब खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। फिर खुद से ही बोली, आरोही तू कितनी बेवकूफ है, किसने कहा से इस भूखे शेर को गुस्सा दिलाने को, अब देखना ये तुझे पक्का पूरा का पूरा निकल ही जाएगा। आरोही ने देखा कि दक्ष ने अपनी शर्ट निकाल दी थी और अब वो शर्ट लेस उसके सामने खड़ा था। दक्ष की शर्ट लेस बॉडी देखकर आरोही बहकने लगी थी, क्योंकि आरोही को दक्ष की मस्क्यूलर बॉडी बहुत पसंद थी और जब भी वो दक्ष को इस तरह दिखती तो वो सब कुछ भूल जाती थी। पर आरोही जल्दी से खुद को संभालते हुए, नहीं आरोही तू बहक नहीं सकती है, ये सब हबी की चाल है, तू हबी की चाल में नहीं फंस सकती है। तभी आरोही ने देखा कि दक्ष शर्ट के साथ अपना पैंट भी खोल रहा है और ये देखकर आरोही की आंखें और बड़ी बड़ी हो गई और वो जल्दी से दक्ष को रोकते हुए, नहीं नहीं हबी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैंने सच में गलती से बोल दिया था, सच में आप बिल्कुल भी बेशर्म नहीं हो। आरोही की हालात देखकर दक्ष को बहुत हंसी आ रही थी, पर दक्ष अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए अपने चेहरे पे सख्त एक्सप्रेशन लाते हुए बोला, नहीं नहीं अभी अभी ही तुम्हें कहा था कि मैं बेशर्म हूं, तो तुम अपनी बातों से पीछे नहीं हट सकती हो। वैसे भी मैंने सोचा अभी तक तो मैंने बेशर्मों वाली कोई हरकतें ही नहीं की, फिर भी तुम मुझे बोल रही हो। अब जब तुम मुझे बेशर्म बोल ही दिया है तो मैं सच में बेशर्म बन ही जाता हूँ, तब तुम्हें पता चलेगा कि बेशर्म होना किसे कहते हैं। पर ये सुनकर आरोही का मुंह रोने जैसा हो गया और वो जल्दी से अपना छोटा सा सिर बार बार ना में हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं हबी प्लीज हबी, मुझे कुछ भी नहीं देखना है और मैं आज के बाद कभी भी आपको बेशर्म नहीं बोलेगी। आरोही इस समय एकदम बिल्ली के बच्चे की तरह लग रही थी। आरोही को इस तरह देखकर दक्ष को उस पे दया आ गया और फिर वो फिर से आरोही के ऊपर आ गया, पर उसने इस बात का ध्यान रखा कि आरोही को जहाँ चोट आई है वो उस जगह का ना छुए। फिर आरोही की नाक को अपनी उंगलियों से तप कर करते हुए बोला, क्या तुम सच बोल रही हो। ये सुनकर आरोही अपना छोटा सा सिर बार बार हाँ में हिलाने लगी। ये देखकर दक्ष ने फिर आरोही को गले लगा लिया और अपना सिर उसकी चेस्ट रख दिया और अपनी आंखें बंद करके आरोही की खुशबू को फील करने लगा। दक्ष को शांत देखकर आरोही भी प्यार से उसके बालों में अपने हाथ फेरने लगी, जिससे दक्ष को बहुत अच्छा लग रहा है। फिर आरोही दक्ष को देखते हुए बोली, हबी वो लोग कौन थे जिसने मुझे किडनैप किया था। दक्ष आरोही की बात का क्या जवाब देगा। अब आगे क्या होगा रुद्रम और आर्या की जिंदगी में, जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये नॉवल रिबॉर्न ऑफ डेविल लिटिल वाइफ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आज के लिए इतना ही, आगे जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड पढ़िए एंड प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड प्लीज आप लोग आपने रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसे लगी। प्लीज प्लीज। आरोही ने देखा कि दक्ष ने अपनी शर्ट निकाल दी थी और अब वो शर्ट लेस उसके सामने खड़ा था। दक्ष की शर्ट लेस बॉडी देखकर आरोही बहकने लगी थी, क्योंकि आरोही को दक्ष की मस्क्यूलर बॉडी बहुत पसंद थी और जब भी वो दक्ष को इस तरह दिखती तो वो सब कुछ भूल जाती थी। पर आरोही जल्दी से खुद को संभालते हुए, नहीं आरोही तू बहक नहीं सकती है, ये सब हबी की चाल है, तू हबी की चाल में नहीं फंस सकती है। तभी आरोही ने देखा कि दक्ष शर्ट के साथ अपना पैंट भी खोल रहा है और ये देखकर आरोही की आंखें और बड़ी बड़ी हो गई और वो जल्दी से दक्ष को रोकते हुए, नहीं नहीं हबी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैंने सच में गलती से बोल दिया था, सच में आप बिल्कुल भी बेशर्म नहीं हो। आरोही की हालात देखकर दक्ष को बहुत हंसी आ रही थी, पर दक्ष अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए अपने चेहरे पे सख्त एक्सप्रेशन लाते हुए बोला, नहीं नहीं अभी अभी ही तुम्हें कहा था कि मैं बेशर्म हूं, तो तुम अपनी बातों से पीछे नहीं हट सकती हो। वैसे भी मैंने सोचा अभी तक तो मैंने बेशर्मों वाली कोई हरकतें ही नहीं की, फिर भी तुम मुझे बोल रही हो। अब जब तुम मुझे बेशर्म बोल ही दिया है तो मैं सच में बेशर्म बन ही जाता हूँ, तब तुम्हें पता चलेगा कि बेशर्म होना किसे कहते हैं। पर ये सुनकर आरोही का मुंह रोने जैसा हो गया और वो जल्दी से अपना छोटा सा सिर बार बार ना में हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं हबी प्लीज हबी, मुझे कुछ भी नहीं देखना है और मैं आज के बाद कभी भी आपको बेशर्म नहीं बोलेगी। आरोही इस समय एकदम बिल्ली के बच्चे की तरह लग रही थी। आरोही को इस तरह देखकर दक्ष को उस पे दया आ गया और फिर वो फिर से आरोही के ऊपर आ गया, पर उसने इस बात का ध्यान रखा कि आरोही को जहाँ चोट आई है वो उस जगह का ना छुए।
फिर आरोही की नाक को अपनी उंगलियों से तप कर करते हुए बोला, क्या तुम सच बोल रही हो? ये सुनकर आरोही अपना छोटा सा सिर बार बार हाँ में हिलाने लगी। ये देखकर दक्ष ने फिर आरोही को गले लगा लिया और अपना सिर उसकी चेस्ट रख दिया और अपनी आंखें बंद करके आरोही की खुशबू को फील करने लगा। दक्ष को शांत देखकर आरोही भी प्यार से उसके बालों में अपने हाथ फेरने लगी, जिससे दक्ष को बहुत अच्छा लग रहा है। फिर आरोही दक्ष को देखते हुए बोली, अभी वो लोग कौन थे जिसने मुझे किडनैप किया था? आरोही की बात सुनकर दक्ष की आंखें खुल गए। वो जानबूझकर आरोही को परेशान कर रहा था क्योंकि वो उसका दिमाग डाइवर्ट करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि आरोही कल हुए घटना के बारे में सोचे, लेकिन इन सब में दक्ष ये भूल गया था कि उसकी प्यारी लिटिल वाइफी इतनी भी भोली नहीं है जितना वो उसे समझता है। दक्ष फिर से अपनी आंखें बंद करते हुए बोला, वाइफी तुम इन सब बारे में मत सोचो और सो जाओ, और वैसे भी ये आखिरी बार था जब किसी ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। आज के बाद कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचाना तो दूर, उसके बारे में भी नहीं सोचेगा। ये सब बोलते समय दक्ष की आवाज में बहुत गुस्सा था और आरोही भी ये साफ महसूस कर सकती थी कि दक्ष अभी बहुत गुस्से में है। बस उसने उसके लिए खुद को शांत कर रखा क्योंकि वो उसे डराना नहीं चाहता था, इसलिए फिर आरोही ने आगे कुछ नहीं कहा। वो इस बारे में जानना चाहती थी कि किसने उसके साथ ऐसा किया और क्यों, पर उसे पता था कि अगर उसने इस बारे में जानने की कोशिश की थी तो दक्ष को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। इसलिए उसने इस बात को पूरी तरह इग्नोर किया और खुद से बोली, आरोही तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जो हबी को पसंद नहीं है। वैसे भी इन सब के लिए हबी है, तुझे इससे भी जरूरी काम पर ध्यान देना। ये सोचकर आरोही ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसे जल्दी नींद भी आ गई क्योंकि वो ज्यादा थकी हुई थी। थोड़ी देर बाद जब दक्ष को एहसास हुआ कि आरोही सो गए हैं तो उसने अपनी आंखें खोलकर आरोही के छोटे और मासूम चेहरे की तरफ देखा। वो उसे बहुत ही इंटेंसिटी के साथ देख रहा था। इस समय दक्ष के दिमाग में क्या चल रहा है वो कोई नहीं बता सकता था। दक्ष क्या सोचता है इस बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलता था। वही दूसरी तरफ ये बात आग की तरह फैल गई कि दक्ष ने कितनी बेरहमी से संजीव शर्मा को से मार डाला, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उसकी वाइफ को किडनैप किया था। पहले तो उन्होंने जब ये सुना था कि दक्ष ने शादी कर ली है तो किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं हुआ था क्योंकि हर कोई जानता था कि दक्ष को लड़कियों से कितनी नफरत है। वैसे तो कई लोगों इस बात के बारे में पता करने की कोशिश भी की थी, पर किसी को भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला था, इसलिए सब इस बात को एक अफवाह समझकर भूल गए थे। वैसे भी आए दिन दक्ष के बारे में कोई न कोई अफवाह फैलती ही रहती थी और जरूरी नहीं था कि हर बात सच हो, इसलिए उन सब ने इसे भी सबकी तरह बस एक झूठी अफवाह मान ली थी। पर अब जब उन्हें संजीव की मौत के बारे में पता चला था तो सब हैरान हो गए थे कि दक्ष ने सच में शादी कर ली है। और सबसे बड़ा शौक उन्हें इस बात का लगा था कि दक्ष ने अपनी बीवी के लिए संजीव को कितनी बुरी मौत दी थी। संजीव ने मिसेज सिंघानिया के साथ कुछ भी नहीं किया था क्योंकि वो कुछ करता उससे पहले ही दक्ष ने उसे पकड़ लिया था। ये सब सुनकर उनकी रूह कौंप गई थी और सबको ये बात समझ आ गई थी कि दक्ष अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता है और उसके लिए बहुत प्रोटेक्टिव है। अगर उन लोगों में से किसी ने भी उसे नुकसान पहुंचने के बारे में सोचा तो उनका भी यही हाल होगा। उन्हें पता था कि ये दक्ष की तरफ से उन सब के लिए खुली धमकी थी, क्योंकि दक्ष चाहता था तो वो ये बात छुपा कर भी रख सकता था और किसी को भी आरोही के बारे में कुछ पता भी नहीं चलता, पर दक्ष ये ऐसा नहीं किया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि आरोही के साथ फिर से वही सब हो। इसलिए उसने सबको आरोही के बारे में बता दिया और उन्हें इनडायरेक्टली चेतावनी भी दी कि अगर किसी ने आरोही को नुकसान पहुंचने के बारे में सोचा तो उनका हाल इससे भी बड़ा होगा। अब आगे क्या होगा आरोही और दक्ष की जिंदगी में, जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये नॉवल रिबॉर्न ऑफ डेविल लिटिल वाइफ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आज के लिए इतना ही, आगे जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड पढ़िए एंड प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड प्लीज आप लोग आपने रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसे लगी। प्लीज प्लीज।